हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के साथ में राजस्थान के अंदर आने वाली एलडीसी की भर्ती परीक्षा के लिए और वनपाल, वनरक्षक, आरएएस, कांस्टेबल, पटवारी जो भी एग्जाम्स है, जहां भी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को अपन कंप्लीट कर रहे थे और अपन लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट करी थी। तो बायोलॉजी के अंदर दोस्तों अपन बात कर चुके थे, एक तो आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में, फिर मेंडल के आनुवांशिकता के नियम जो थे वो 3 पढ़ लिए थे, फिर अपन ने पढ़ लिया था मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्रोमोसोम है क्या। देखो आप क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो गुणसूत्र होते क्या है सबसे पहले ये बताओ, इसकी खोज किसने की, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति किस प्रकार की पाई जाती है, इसका जो रासायनिक संगठन है यानी केमिकल, इसका जो आपका केमिकल आप कह सकते हैं, संगठन को इंग्लिश में क्या कहेंगे अभी याद नहीं आ रहा है, तो केमिकल आपका जो भी हो, ठीक है, रासायनिक संगठन। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनके जो प्रमुख है भाई, इनके काम क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं, और जो कुछ अपने एग्जाम्पल के रूप में हम जो है कुछ जीवों के याद रखेंगे कि इन जीवों के इतने इतने होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब आप लोग आज टॉपिक डालिएगा आप गुणसूत्र की संरचना। तो चलिए, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये युग्म विकल्पी वगैरह क्या होती है ये सब डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड। तो दोस्तों आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि भाई ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये आखिर में होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, और उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए लेकिन कि ये आखिर में पाया कहाँ जाता है। तो ये दोस्तों जो है आपके केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पर? केंद्रक द्रव्य जो होता है कोशिकाओं के अंदर, उसके अंदर एक महीन धागों के समान संरचनाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। और उस क्रोमेटिन की जालिका के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय जो ये है ये टुकड़ों में बंट जाता है और ये धागे जैसी संरचना बन जाती है, उसे कहा जाता है गुणसूत्र। तो आप ये पूरा लिख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि केंद्रक द्रव्य, और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर दोस्तों क्या पाए जाते हैं, तो महीन धागों के समान। मैं आज जो है थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स ही लिखवाऊंगा, ठीक है। तो महीन धागों के समान, ये महीन धागों के समान एक संरचना पाई जाती है, और उस महीन धागों के समान जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, क्या कहेंगे हम उसे? क्रोमेटिन जालिका। और जब दोस्तों ये क्रोमेटिन जालिका जो है वो कोशिका विभाजन के समय, कब? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन, तो जब इस क्रोमेटिन जालिका में कोशिका विभाजन होता है तो ये कोशिका विभाजन के समय ये टूट करके आपके क्या बन जाती है, बट करके छोटे छोटे धागे की संरचनाएं बन जाती है। तो आप कह सकते हैं धागे की रचना होती है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय फिर ये क्या हो जाता है, ये जो आपका कोशिका विभाजन हुआ तो ये क्रोमेटिन जालिका है वो टूट करके छोटे छोटी आपके धागों जैसी जो है रचनाओं में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो धागों जैसी रचना है, बस इस धागों जैसी रचना को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं
गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात? तो आपके केंद्रक द्रव्य के अंदर महीन धागों के समान जो संरचना पाई जाती है उसका हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटिन जालिका। और जब ये क्रोमेटिन जालिका आगे जाकर के कोशिका विभाजन के समय ये जालिका टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में धागे के समान रचना बनाती है, तो इस धागे की जो रचनाएं हैं छोटी छोटी, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम नाम दे दिया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये लगभग दोस्तों जो वनस्पति है, जीव है, उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्या हो जाएंगे? तंतु रूपी पिंड होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि आनुवांशिक गुण जो है उनको आगे करने के लिए, संचारित करने के लिए और निर्धारित करने के लिए इनका काम होता है। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो गुणसूत्र है ये कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा एक भाग है जो वंशागति के लिए आवश्यक होता है। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पूछ लिया जाता है कई बार ये का ये स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है। ठीक है, सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है और वो क्या करता है? जो वंशागति के लिए आवश्यक है, वंश की गति के लिए आवश्यक है। तो आप लिखेंगे वंशागति के लिए आवश्यक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें समझ में आया कि आखिर ये गुणसूत्र अपना है क्या। अब दोस्तों ये जो गुणसूत्र है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्हीं को हम जो है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि इन्हें हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र को ही कहा जाता है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही। तो आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाएगा? तो आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाएगा गुणसूत्रों को। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा जो ये है दोस्तों, आपका आप ये कह सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की खोज किसने करी है? भाई ये गुणसूत्र क्या है वो तो अपन ने बात कर ली। अब इसकी खोज किसके द्वारा की गई वो लिखेंगे। तो आप लिखेंगे खोज। ठीक है, अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपके गुणसूत्र की खोज करी थी स्ट्रॉसबर्गर नामक व्यक्ति ने। खाने का बर्गर नहीं है, ये स्ट्रॉसबर्गर है। ठीक है, तो स्ट्रॉसबर्गर, चलिए इसको एक सेकंड सही से लिखते हैं, फिल नहीं आया। इसको आप लिखेंगे स्ट्रॉसबर्गर। इस स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 के अंदर 1875 ईस्वी में, ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज आपके स्ट्रॉसबर्गर नामक व्यक्ति ने 1875 ईस्वी के अंदर करी थी। लेकिन जो हमारा ये गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम वर्ड है वो सबसे पहले किसने उपयोग में लाया? तो आप इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम को और क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रंगीन काय।
क्या कहा जाता है? रंगीन काय भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने करा था। किसने दोस्तों? वाल्डेयर ने। और इस वाल्डेयर ने कब करा? तो 1889 के अंदर, तो 1889 में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो गुणसूत्र है इसकी सर्वप्रथम खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में करी थी, और 1875 में इसकी खोज करी, और 1889 में इसे क्रोमोसोम वर्ड कहा गया या क्रोमोसोम कहा गया। अब हम बात करते हैं इस क्रोमोसोम की संरचना के बारे में, किसकी संरचना कैसी है। तो अब आप लिखेंगे इधर टॉपिक अपना गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, आधे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। तो भाई देखो, अब खोज यानी कि डिस्कवरी किसने करी? स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 के अंदर। इसे जो है आपके इनहेरिटेंस होते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। अब पूरी इंग्लिश तो मैं यहाँ बोलूँगा तो फिर हिंदी वाले जो है परेशान होंगे और मैं भी परेशान होऊंगा। दोनों भाषाओं में एक साथ बोलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला कि प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर आपका एक जो है जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको मैं येलो पेन से लिखता हूँ तो याद रहेगा। तो इसे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप भी ऐसे रेड और ब्लू और ब्लैक 3 पेन लेकर बैठा करें ताकि आपको बाद में याद रहे कि भाई क्या क्या था। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़ा द्रव है। ये एक गाढ़ा द्रव, समझ में आ गई बात? तो मैट्रिक्स क्या है? तो गुणसूत्र के अंदर जेली के जैसा एक द्रव पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, अब ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, ये दो परस्पर लिपटे हुए महीन और कुंडलित सूत्र होता है, जिसे क्रोमेनीमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर भी दो परस्पर, स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो अभी आगे स्ट्रक्चर भी आएगा, लेकिन पहले अपन को इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर के भाग का पता तो हो। तो आपके इस मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए या लिपटे महीन यानी छोटे, और ऐसे कह सकते हैं एकदम पतले पतले, महीन एवं कुंडलित यानी एक दूसरे में अटके हुए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर, आपको डायग्राम बताऊंगा पूरा, टेंशन मत लो। तो कुंडलित सूत्र, तो ये जो कुंडलित सूत्र है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे कुंडलित सूत्र, जिसे आप लिखिएगा क्रोमेनीमेटा। भाई आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। तो क्रोमेनीमेटा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हमने बात करी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या है? हर एक गुणसूत्र के अंदर पाया जाने वाला एक गाढ़ा द्रव है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर फिर जो है आपके दो परस्पर लिपटे हुए महीन एवं कुंडलित सूत्र पाए जाते हैं, यानी एक संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमेनीमेटा कहा जाता है।
अब दोस्तों ये जो आपका प्रत्येक क्रोमिनीमेटा है, देखो दो है एक दूसरे से, तो जो प्रत्येक क्रोमिनीमेटा है उसे आप अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटाइड कह लेते हैं या कहा जाता है। ये लिखेंगे अब आप आगे, यही चीज़ें तो पूछी जाएगी आपसे, और क्या पूछा जाएगा लिखो। तो अब आपसे पॉइंट लिखना है कि प्रत्येक यानी कि एवरी क्रोमेनीमेटा एक अर्ध गुणसूत्र यानी आधा गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं क्रोमेटाइड। क्या कह सकते हैं? क्रोमेटाइड कह सकते हैं, क्रोमेटाइड कहलाता है। ठीक है, तो अर्ध गुणसूत्र को आप हाफ क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, क्रोमेटाइड कहेंगे। और वो क्या होता है? तो जो आपके क्रोमेटाइड है, जो दो होते हैं क्रोमिनीमेटा, उसमें से प्रत्येक एक क्रोमिनीमेटा को अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। और ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं दोस्तों, वो दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु नामक एक स्थान होता है, वहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि ये बताइए ये जो क्रोमेटाइड है या आपके ये जो क्रोमेटिड है दो, वो दोनों कौन से स्थान पर जुड़े होते हैं? तो आप लिखेंगे कि दोनों क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र, दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु, क्या है? गुणसूत्र बिंदु, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। तो गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि दोनों जो क्रोमेटिड है, गुणसूत्र बिंदु है, वो सेंट्रोमियर नामक एक स्थान है, वहाँ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका जो डायग्राम है वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये डायग्राम में कैसा दिखता है और ये क्रोमेटिड वगैरह क्या है। तो ये है दोस्तों अपना गुणसूत्र। ठीक है, ये आधा भाग यहाँ है, फिर आधा यहाँ है। पहले इसकी बात करते हैं। जो अभी मैंने पढ़ाया कि जो गाढ़ा द्रव होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपके इसके अंदर भरा हुआ रहेगा मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो रेड कर रहा हूँ ना, ये देखो इसी स्पेस में ये पूरा मैट्रिक्स भरा रहता है। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपके क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर होगा क्रोमिनीमेटा। और ये जो क्रोमिनीमेटा है ये क्या थी? दो कुंडलित संरचनाएं थी, जो कि ये रही देखो। ठीक है, तो ये एक और दो, तो ये जो प्रत्येक आपकी एक क्रोमिनीमेटा है, इसको आप क्या कह रहे थे? क्रोमेटिड कह रहे थे। इसको क्या कह रहे थे? क्रोमेटिड कह रहे थे, या हम कह सकते हैं कि अर्ध गुणसूत्र। समझ में आ गई बात? फिर दोस्तों ये जो इसके ऊपर आपका ये जो भाग है, अंदर वाली जो लेयर्स है, इनको हम कहेंगे क्रोमोमियर। क्या कहेंगे? क्रोमोमियर कहेंगे। और इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, क्योंकि इसका एक एक जो भाग है वो सब कुछ संरचना के अंदर आता है और वो पूरा का पूरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हमें जो है अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? क्रोमेटिड पढ़ लिया और क्रोमिनीमेटा पढ़ लिया। उसके बाद ये जो क्रोमीमियर है, ये जो दोस्तों देखो इसके अंदर ये जो है ना, देखो भाई ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे होंगे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो, या फिर आप गूगल से जा कर के या आपके यूट्यूब पर आकर के सर्च करिएगा कि क्रोमीमियर क्या है या गुणसूत्र की संरचना कैसी है, तो आपको ये छोटे छोटे उसके अंदर छिद्र दिखाई देंगे। वो छोटे छोटे जो बिंदु है उन सबको कहा जाता है इसके अंदर क्रोमीमियर। ठीक है, क्या कहा जाता है?
क्रोमीमियर कहा जाता है। फिर आपका एक होता है पेलिकल। क्या होता है दोस्तों? पेलिकल। क्या होता है? पेलिकल। ये जो पेलिकल है ये दोस्तों आप लोगों का देखो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये जो बाहर एकदम संरचना है ना, इसको आप कह दोगे पेलिकल। क्या कह दोगे? पेलिकल कह दोगे। और जैसा कि अभी आपको बताया था कि एक इसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु होगा, जो कि ये रहा, ये गुणसूत्र बिंदु है जिसे हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के पास में क्या है, थोड़ा सा सकरा भाग बन रहा है। ये देखो इधर से ये और ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, आगे ये इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर क्या है? गुणसूत्र बिंदु है जहां पर आपके ये जो दोनों आपकी संरचनाएं हैं, क्रोमेटिड है, अर्ध गुणसूत्र है, ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग है, यानी ये जो पूरा इतना ये जो पूरा गुच्छा गुच्छा बन रहा है, इसे हम कह रहे हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या कह रहे हैं? प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। इस प्राथमिक संकीर्णन से जब आप आगे आओगे, क्या करोगे? आप आगे आओगे तो ये एक और बीच में संरचना बन जाएगी। देखो ये बेसिकली इस टाइप का बना हुआ है। मैं रफ डायग्राम बनाऊँ तो ये एक ऐसा ऊपर वाला भाग है जो ये रहा, पूरा मैंने पढ़ा दिया। फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा सकरा होकर के ऐसा एक गुच्छा गुच्छा बनता है, और फिर ये वापस से ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये आगे वापस से ऐसे पट्टियों से आगे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो भाग है ये अपन ने बात कर ली कि इसके अंदर अपना मैट्रिक्स है, इसमें क्रोमिनीमेटा है, क्रोमीमियर है, पेलिकल है, और फिर ये आपका सेंट्रोमियर है। और यह वाला जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को आप कह दोगे प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के बाद ये वाला जो भाग है जिसके अंदर से आप देख पा रहे हैं ऐसे जा रही है लेयर्स, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये अपना एक भाग है, और इसके आगे जैसे ही आप आते हैं तो इसका नाम आ जाता है क्या? तो इसका नाम आ जाता है द्वितीयक संकीर्णन। क्या कह दोगे आप इसे? द्वितीयक संकीर्णन कहेंगे। और जो ये लास्ट वाला भाग आपके गोला गोला दिख रहा है, इसे कहा जाता है सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह वाला सैटेलाइट नहीं, ये आपका बायोलॉजी का सैटेलाइट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र के अंदर दो सकरे भाग होते हैं। पहला सकरा भाग जो होता है उसे आप प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। उसके अलावा एक और सकरा भाग होता है जिसे आप द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या है? तो जो अर्ध गुणसूत्र है, क्रोमेटिड है, इनको एक जगह पर जिस स्थान पर ये जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस गुणसूत्र का जो बाहरी भाग है उसे आप पेलिकल कहेंगे। इसके अंदर जो एक गुण आपका गाढ़ा द्रव पाया जाएगा जो आपके जेली जैसा होगा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स के अंदर दो पतली पतली महीन एकदम संरचनाएं होगी जो एक दूसरे के साथ में कुंडलित होगी, उन्हें हम क्रोमिनीमेटा कहेंगे। इन क्रोमिनीमेटा के अंदर जो छोटे छोटे बिंदुओं जैसी एक आकृति पाई जाएगी, आप उसे क्रोमीमियर कहेंगे। समझ में आई बात? अब ये जो क्रोमीमियर है, इसके बारे में, पेलिकल के बारे में, प्राथमिक संकीर्णन के बारे में, द्वितीयक संकीर्णन के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, इन सब के बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसे छोटे वीडियो क्यों, क्योंकि भाई ये बायोलॉजी है, ये गुणसूत्र को ऐसे ही समझ में नहीं आने वाला है, तो आपको ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझा करके मैं एक बड़ा वीडियो भी लाऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि बड़ा वीडियो लाना चाहिए मैं वहां बड़ा लाऊंगा। आप मैथ्स के अंदर देख रहे होंगे हमने 5 वीडियो में ही 2 टॉपिक पूरे कर दिए। क्यों? वो अभी ईजी है, लेकिन बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों के, चाहे आप मैथ से हो चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स से हो, तो आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। वैकेंसी आने से पहले अपन इतने तैयार हो जाए कि अपना जो है बाद में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि वैकेंसी आने के बाद जो है अपन क्या कर रहे हैं, हड़बड़ा गए और अपन से फिर क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। आज रास्ता बना लिया है
तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो अपन जो है दोस्तों एक एक दिन करते अगर पढ़ते हैं तो एक महीने में अपन पूरी बायोलॉजी वाला और आपके इकोलॉजी वाला और बहुत सारा पोर्शन साइंस का कंप्लीट कर चुके होंगे। आपके अगस्त एंड तक अपन 50% साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और मैथ्स के अंदर भी 50%। तो सितंबर में अपन पूरा कर देंगे। और वैकेंसी तो अभी आनी है, अभी तो अगस्त तो चालू भी हो गया, वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। तो अपन को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तब अपना काम होगा। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस पूरा हो गया फिर काम कंप्लीट नहीं भाई, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।